दोस्तों नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का लोकतंत्र सत्ता के लिए जीता है, सत्ता के लिए मरता है। भारत में संसदीय चुनाव का मतलब चुनाव जीतना होता है, सत्ता में आना होता है। जीतकर अगर विपक्ष में बैठ भी गए तो भी इस लोकतंत्र के भीतर आप अपनी आवाज उठा नहीं पाएंगे। इस लोकतंत्र को समझने और टटोलने के लिए क्या आप संविधान की किताब पढ़ेंगे या संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को देखेंगे, या फिर जो कानून बनाने का अधिकार जहां से आता है उस संसद के भीतर घुसकर आप लोकतंत्र का चेहरा देखना चाहते हैं, या इस देश के भीतर में लोकतंत्र की और उसे जिंदा रखने की पहचान लिए हुए चुनाव आयोग और इन सब पर निगरानी के लिए मीडिया। कहां पर देखेंगे? संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, मीडिया। इन चार स्तंभों से इतर इस लोकतंत्र को टटोलने के लिए हो सकता है आपके जहन में चार और स्तंभ निकल कर आ जाएं। आप कहेंगे सीएजी भी तो है जो सरकार के खातों पर निगरानी रखता है। आप कहेंगे सीवीसी भी तो है जो नौकरशाही अगर करप्ट हो जाए तो उस पर नकेल कसने की ताकत रखता है। आप कहेंगे आरबीआई भी तो है जो महंगाई पर नकेल कसना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप कहेंगे नहीं नहीं, इस देश के भीतर में चेक एंड बैलेंस, गलत कार्य करने वालों को पकड़ने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी संस्था भी तो है। चलिए इस लोकतंत्र को टटोलने के लिए आज हम संसद ही लिए चलते हैं। आपको जिस संसद के भीतर मौजूदा मानसून सत्र में ऐसे ऐसे बिलों को रखा जाना है जो इस देश की शिक्षा से जुड़े हैं, इस देश की माइनिंग से जुड़े हैं, इस देश के एनर्जी सेक्टर से जुड़े हैं, यानी महत्वपूर्ण बिलों को उसकी तादाद जो नए बिल हैं वो 24 हैं और कुल बिल 32 हैं। लेकिन इन बिलों पर कोई चर्चा होगी नहीं। बिल आएंगे, पास हो जाएंगे। बिल अटकते नहीं हैं। अगर आपके पास सिर गिनने लायक ताकत है तो सत्ता का मतलब लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब सत्ता की वह ताकत है जो अपने हिसाब से संसद को हाँक सकती है। ऐसा नहीं है कि इस देश के भीतर में संसद में जो अभी हो रहा है वो पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। एक दो नहीं, कई सांसदों को सस्पेंड किया गया और इनकी एक गिनती की जाए तो मौजूदा वक्त में सस्पेंड किए हुए सांसदों की तादाद हो सकता है आपको कम नजर आए, लेकिन मौजूदा वक्त का सच शायद सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि जिन मुद्दों को संसद के भीतर उठना है वह उन आम लोगों से जुड़ा हुआ है जिसके प्रभाव क्षेत्र में पूरा देश आता है। वो महंगाई का सवाल है, वह जीएसटी का सवाल है कि जीएसटी इस देश में आटे पर लग जाए, दूध पर लग जाए, दही पर लग जाए, छाछ पर लग जाए, मक्खन पर भी लग जाए। यानी जिंदगी जीने की न्यूनतम जरूरतों पर जीएसटी क्यों लगाई गई, यह सवाल पार्लियामेंट के भीतर कौन उठाएगा अगर उठाने वालों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। महंगाई की जिस त्रासदी को इस देश को भोग रहा है लोग, उस सवालों को कौन उठाएगा? आम व्यक्ति संसद के भीतर जा नहीं सकता है। शराब से मौत, यह सवाल भी आप नहीं उठा सकते, वह भी गांधी के प्रदेश में जहां पर शराब बंदी है, गुजरात। जी नहीं, इस सवाल को उठाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। बिगड़ी अर्थव्यवस्था जिसकी वजह से इस देश में रोजगार खत्म हो चले हैं, इस सवाल को उठाने की भी इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। और अगर इजाजत होगी तो फिर वह सिर्फ स्पीकर को होगी जो आपको सस्पेंड कर सकता है अगर आपने वहां पर शोर शराबा किया तो। 3 से 4 दिन के भीतर इस देश के 24 सांसद पार्लियामेंट से बाहर कर दिए गए। वह मुद्दे उठा रहे थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, न्यूनतम जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दे। फिर एक सवाल, आप कहेंगे इससे पहले यह होता आया है, हमने उसकी भी बड़ी फहरिस्त निकाली और पार्लियामेंट लाइब्रेरी से कुछ चीजों को मंगवाया। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में पहले नहीं थी? पहले थी, लेकिन मुद्दे कौन से थे? इस देश में सबसे ज्यादा सांसदों को जो सस्पेंशन भोगना पड़ा है उनकी संख्या 63 थी और जिक्र 1989 का कर रहे हैं। राजीव गांधी की सरकार थी। उस पीरियड में अगर आप चले जाइएगा, 1989 के पीरियड में राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, उस दौर में चले जाइएगा तो पार्लियामेंट के भीतर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट रखी गई थी और हंगामा मच गया। इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट। वीपी सिंह उस दौर में 1989 का जो हम जिक्र कर रहे हैं उस दौर का शोर था। लेकिन जनता की रोटी, जनता की भूख,
जनता की बेरोजगारी से वो सवाल नहीं जुड़ा हुआ था, वो राजनीतिक सवाल था। 63 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद तेलंगाना राज्य बनने को लेकर सबसे ज्यादा शोर जब मचा 2014, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वहां पर मीरा कुमार बैठी हुई थी, तो उन्होंने 18 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। उसमें एक कांग्रेस का भी था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का भी था, वो हंगामा कर रहा था। यानी 17 विपक्ष के थे, तेलंगाना राज्य बनने के पक्ष में कुछ थे, कुछ विरोध में थे। तीसरी स्थिति 2019 में आई थी, जब सुमित्रा महाजन स्पीकर पर थी और उस समय आवाज उठी थी दरअसल कावेरी नदी पर डैम बनाने को लेकर और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने को लेकर। तो टीडीपी और एआईडीएमके दोनों के सांसदों की संख्या 45 थी, उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा मुद्दा नहीं है। आवाज और बैनर लेकर जो सांसद वेल में पहुंचते हैं, उस वेल में इस आवाज को उठाते हैं कि दरअसल जीएसटी आपने क्यों लगाया, इसको वापस ले लीजिए, इतनी महंगाई है। इस आवाज को उठाते हैं कि इस देश के भीतर में जो बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, उसके आमने सामने करने के लिए आपको चर्चा करनी चाहिए। आप महंगाई की परिस्थितियों को देख नहीं रहे, चर्चा करनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती है। सरकार बाहर जरूर कहती हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन शोर शराबे में नहीं, बहुत खामोशी के साथ, शालीनता के साथ पार्लियामेंट के भीतर की उस तस्वीर को वही बीजेपी की राजनीतिक सत्ता देखना चाहती है, जिसका अपना इतिहास राजनीतिक तौर पर, विपक्ष पार्टी के तौर पर पार्लियामेंट के भीतर हंगामे के साथ जुड़ा हुआ है। 1980 यानी बीजेपी के निर्माण के बाद से 1980 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक सत्ता आने तक, उस पीरियड काल में देखिएगा तो सबसे ज्यादा हंगामा, शोर शराबा, और फिर 2014 से 2004 से 2014 तक इनकी तादाद, हंगामों की तादाद जो है वो 560 की है। 560 बार हंगामा किया गया। वो चाहती है कोई हंगामा ना हो। दरअसल एक नियम कायदा कुछ ऐसा है पार्लियामेंट के भीतर में, जिसमें स्पीकर को यह ताकत मिल जाती है, वो सस्पेंड कर सकता है अगर उसे लगता है किसी सांसद का व्यवहार ठीक नहीं है, वह उस जो कमेंट को कर रहा है वो उचित नहीं है, आसन के इर्द गिर्द आकर वो मंडरा रहा है, वेल में आकर शोर मचा रहा है, कैमरा जो उसके ऊपर आ रहा है उसके बीच में वो पोस्टर लेकर खड़ा है, वो बर्खास्त करने की स्थिति में तुरंत स्पीकर आ सकता है। और उसको संविधान के आर्टिकल 105 में 105/2 में ये ताकत मिलती है सांसदों को कि वो पार्लियामेंट के भीतर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। यानी संसद का कोई भी व्यवहार कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो क्या होगा पार्लियामेंट में? लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोग आवाज उठाएंगे, जिस व्यवहार को करेंगे वो व्यवहार की इजाजत शायद सार्वजनिक स्थल पे ना दी जाती हो, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर क्या क्या हुआ है यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चर्चा नहीं करके अगर स्थितियों को सस्पेंशन की दिशा में ले जाएंगे तो क्या होगा? और यह ताकत मिलती है 374A जो रूल बुक में लिखा हुआ है, उसमें स्पीकर के आसन के करीब अगर स्पीकर को लगता है कि कार्रवाई में कुछ बाधा पड़ रही है तो सस्पेंड कर दिया जाए। इसी तरीके से राज्यसभा में भी रूल 255 यानी 255 है, यह भी स्पीकर की सीट पर बैठे हुए शख्स को इजाजत दे देता है। यहां एक चीज समझने की जरूरत है, हर कोई सांसद है, यानी हर कोई अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन कर आया हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोटर थे और दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम थे, या किसी दूसरे राज्य की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम थे। सब चुनकर आए हुए हैं और इस देश को चलाने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ उस पार्लियामेंट के हक में इसलिए जाती है, और वो अदालत से ऊपर भी इसलिए है क्योंकि हर कोई मानकर चल रहा है कि सब जनता के हित को साधने के लिए ही वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर संसद सस्पेंड होने लगे, संसद में सांसदों की मौजूदगी ना नजर आए, क्योंकि अभी की स्थिति यह है कि टीएमसी के 7 राज्यसभा के सदस्य, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2, सीपीआई के 1, आम आदमी पार्टी का 1, ये राज्यसभा के 20 सदस्य हैं जो बाहर कर दिए गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के 4,
जो चारों दक्षिण भारत से आता है उनको भी बाहर कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के सिरे को अगर पकड़ते हुए आप इस देश के मौजूदा हालात को परखने की कोशिश करें तो आवाज उठेगी कहां और आवाज उठाएगा कौन? किसी भी चीज का रास्ता और समाधान निकालने के लिए आवाज कहां उठेगी? मसलन एक स्थिति आपके सामने रखते हैं कि आरबीआई ने 2 दिन पहले तय किया कि जो कोऑपरेटिव 4 बैंक है उसमें एक साईं बाबा सहकारी बैंक है, एक द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक है, एक वेस्ट बंगाल का सूरी बैंक है, एक नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो बहराइच का है। 4 बैंकों में 10,000 से लेके 50,000 तक के रिस्ट्रिक्शन आ गए। किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 50,000। इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इन बैंकों की माली हस्ता खास्ता हो चली है। जनता अपना पैसा अपने तरीके से रिस्ट्रिक्शन के साथ निकालेगी। अब वहां जिसका खाता होगा वो एक सवाल उठा सकता है, उस इलाके से जुड़ा हुआ सांसद पार्लियामेंट में सवाल रख सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं रख सकता है क्योंकि आरबीआई का पूरा काम ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे सीएजी का चल रहा है। सीएजी का पूरा काम वैसे ही चल रहा है जैसे सीवीसी का चल रहा है। सीवीसी का काम पूरा वैसे ही चल रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन का चल रहा है। इलेक्शन कमीशन उसी नजरिए से काम कर रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का नजरिया हो चला है, मीडिया उसी दृष्टि से देख रहा है। और इन सारी दृष्टि का बोध आपको पार्लियामेंट के भीतर हो जाएगा, उसकी कार्रवाई को लेकर, उसमें पेश होने वाले बिल को लेकर, उन बिल पर बिना चर्चा किए हुए पास करने की परिस्थिति को लेकर, और बिल से जुड़े हुए वह मुद्दे जो इस देश को प्रभावित करते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर में वो गायब है। तो लोकतंत्र घूमने और टटोलने के लिए हम लोग कहां जाएं? क्या उन संस्थानों के भीतर डेमोक्रेसी को टटोला जा सकता है जिस डेमोक्रेसी के आश्रय चिंता इस बात की होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के आम लोगों को हक देता है? उस हक का सवाल तो पहले राउंड में खत्म हो गया। दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि आज ही मान लीजिए ईडी ने इस बात का जिक्र किया पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में। ईडी का जब सवाल आया तो कहा गया नहीं, ईडी की ताकत भरपूर है, सब ठीक ठाक है। यहां पर एक सवाल ये कोई भी पूछ सकता है कि जब से मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ईडी के समक्ष आया उसके बाद से जितने भी केसेस आए, हर बरस के एवरेज जो थे वो 100 से 200 केस के बीच में झूलते रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2019 में एक झटके में 562 केस, 2020 में 981 केस, 2021-22 में 1180 केस, यानी जितने भी केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के इस देश में रहे हैं, जो जब से पावर ईडी को मिली है, सिर्फ 3 बरस में उस तमाम केसेस की तुलना में लगभग 60% से ज्यादा सिर्फ 3 साल में खेल हो गया। ऐसा क्या था इस दौर में सक्रियता? इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की हर ताकत पर मुहर लगा दी है। लेकिन कोई सवाल तो पूछेगा। सवाल कौन पूछेगा? ठीक ये वैसा ही है जैसे एक वक्त सीबीआई को लेकर कहा जाता था और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था सीबीआई सत्ता का तोता है, और वो सत्ता उस दौर में मनमोहन सिंह की थी। तो क्या ये कहें कि उस दौर में डेमोक्रेसी थी इस देश के भीतर में? लोकतंत्र के मंदिर में शोर होता था, सुप्रीम कोर्ट जागृत था, और मौजूदा वक्त में शोर नहीं चाहिए पार्लियामेंट के भीतर, और सुप्रीम कोर्ट उस हर ताकत के साथ खड़ा है जो सत्तानुकूल है? क्या ये है? इस परसेप्शन के साथ चलें तब तो लोकतंत्र कहीं है ही नहीं। लेकिन परसेप्शन को पलट दीजिएगा तो फिर वो आवाज सुनने की स्थिति कहां है? अगला सवाल ये किसी के जहन में आ जाएगा, इस आवाज को सुनने के लिए कहां जाएं, किस रूप में जाएं? गांधी के प्रदेश गुजरात में शराबबंदी के दौर में और बिहार में भी शराबबंदी लगी हुई है, लेकिन नकली शराब और केमिकल युक्त शराब को पीकर लोगों की मौत सैकड़ों में हो जाती है और इस देश के भीतर में कोई चू नहीं करता है। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स तो नहीं कर गया है? जी नहीं, पूरा सिस्टम कहीं सत्ता के लिए ही तो काम नहीं कर रहा है। जी हां, इसमें क्या दिक्कत है? और सत्ता अपने अपने तरीके से उन स्थितियों को जीती है जहां पर उसको सब कुछ अनुकूल रखता है। सीबीआई पर रोक लगा सकते थे तो 8 राज्यों ने रोक लगा दी, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, मिजोरम, सब ने रोक लगा दी कि हमारे राज्य में आपकी एंट्री बंद। ईडी पर यह कानून लागू नहीं होता है तो ईडी हर राज्य में जाएगी, घूमेगी फिरेगी। सवाल यह है कि इस देश के फेडरल सिस्टम के भीतर हम लोकतंत्र को समझने, जानने और लोकतंत्र के आश्रय इस देश को चलाया जा रहा है, यह कहने के लिए कहां जाएं?
पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो चले हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लोगों के भीतर एक संशय की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दो मामले हर वक्त हमें जिक्र करना चाहिए। एक पेगासस का, इस देश के भीतर में जो जासूसी सत्ता के जरिए की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा तो सत्ता ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम कोई जवाब नहीं देंगे। और दूसरा राफेल को लेकर, जो पहले सौदा बाद में सौदा, इन सब के बीच सौदे का घपला, जी नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। तो क्या भारत के लोकतांत्रिक स्थितियां या भारत का लोकतंत्र उस राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के दायरे में दबकर रह गया है? यानी हर गड़बड़ी के लिए हमारे सामने दो बोर्ड उभर कर आएंगे, एक तरफ राष्ट्रवाद होगा और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। इसमें आप लोकतंत्र का सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस सवाल को खड़ा करेंगे तो आप इन दो दायरों को तोड़ रहे हैं। यानी आप राष्ट्र की सुरक्षा नहीं देख रहे हैं और आप इस देश के नेशनलिज्म को नहीं समझते हैं। तो फिर आवाज कौन उठाएगा? आवाज कहां से उठेगी? आवाज किस रूप में उठेगी? संविधान जो हक देता है, तो संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? संविधान के भीतर तो बहुत माइन्यूटली जिन बातों का जिक्र है उसके दायरे में बेरोजगारी भी आती है, महंगाई भी आती है, लेकिन कोई जिक्र नहीं होगा क्या? और जीएसटी का कानून जो दूसरी आजादी से जोड़ा गया, उस सवाल को लेकर भी कोई सवाल नहीं होगा क्या? नहीं होगा। और अगर यह सवाल नहीं हो रहा है, इन परिस्थिति के भीतर हम लोकतंत्र के सारे रास्तों को अगर हम सांसदों की बर्खास्तगी, निलंबन उससे जोड़ रहे हैं और सड़क पर विरोध करते हुए एक साथ 50 से ज्यादा कांग्रेस के सांसदों को वह पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, ये कहते हुए कि आपको विरोध करने का हक नहीं है, तो जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कि 50 से ज्यादा सांसद कांग्रेस के दिल्ली जैसी जगह पे, दिल्ली जहां सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, कानून के लहजे से, प्रशासन के लहजे से और इमारतों के लहजे से, इस लोकतांत्रिक दिल्ली के भीतर में जब सांसदों को इजाजत विरोध की नहीं है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में मैसेज क्या गया? वहां पर भी विरोध प्रदर्शन कर पाने पर अगर इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं तो एक आम जनता की क्या हैसियत? जो सवाल संसद के भीतर उठने चाहिए, अगर उस सवाल को नहीं उठने देने के लिए निलंबित किया जा सकता है, तो फिर आपकी क्या हैसियत? इन दोनों सवालों को एक साथ मिक्स करके देखिए। यानी जनता अपने प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर के भीतर वह उनसे जुड़े सवालों को उठा सके। सरकार वो इसलिए चुनती है क्योंकि सरकार उनके हक को लेकर और उनके जिम्मेदारी के साथ उनकी जिंदगी को और बेहतर बना सके और देश को और आगे ले जाने की परिस्थिति में आ जाए। लेकिन अगर आंकड़े ही ये कहने लगे खुले तौर पर, खास तौर से अर्थव्यवस्था के मद्देनजर कि भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है और दुनिया के भीतर में अलग अलग देश, सिर्फ मसला श्रीलंका का नहीं है, आने वाले वक्त में तो बांग्लादेश भी वहां नजर आएगा, पाकिस्तान को भी उसी कैटेगरी में देखा जा रहा है, म्यांमार को भी उसी कैटेगरी में देखा जा रहा है, ट्यूनेशिया, तुर्की, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, दुनिया के 13-15 देश उस कतार में खड़े हैं जहां 4 सवाल हैं। क्या ये 4 सवाल भारत के भीतर नहीं है? पहला सवाल, रिजर्व मनी भारत की कम हो रही है, जवाब कौन देगा? इसके लिए पार्लियामेंट चाहिए, जवाब नहीं मिलेगी। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का रिजर्व मनी है वो लगातार नीचे जा रहा है, दुनिया के उन 13 देशों में भी कम हो रहा है जो अपने तौर पर रिजर्व मनी के आश्रय चलाते थे, वो कर्ज लेने के लिए मोहताज हो चले हैं। दूसरा सवाल, डॉलर के मुकाबले करेंसी का मूल्य नीचे गिरना, ये तमाम देशों में हो रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इससे जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, उस देश की जीडीपी का औसत जो कर्ज है वो लगातार बढ़ते बढ़ते 75 से 95% के बीच में आ चला है, भारत भी इसी कतार में है। और आखिरी सवाल, जो राजस्व होता है, उस राजस्व को पैसा जो कमाता है स्टेट, उससे 2 ही चीजें हो पा रही हैं, एक कर्ज चुकाना और दूसरा वेतन भत्ते दे पाना, बाकी काम सारे नहीं हो पाएंगे। इस स्थिति में भारत नहीं है क्या? लेकिन सवाल ये पूछे कहां और पूछने के लिए जाए कहां, और सवाल उठाए कौन और किस रूप में उठाए? क्योंकि देश तो सड़कों पर पार्लियामेंट्रीज के जरिए नजर आ रहा है, देश तो अलग अलग मुद्दों के आश्रय भी नजर आ रहा है, देश तो बड़ा कट्टर हो चला है, नफरत हो चली है क्या? ऐसे मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, एक तरफ महाराष्ट्र के अमरावती से निकलता है, कभी राजस्थान से और आज कर्नाटक से निकल कर आया, सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। इतनी क्रूरता समाज के भीतर पहले नहीं थी, अब क्यों हो गई है?
क्या पार्लियामेंट या लोकतंत्र के मंदिर और लोकतंत्र के संस्थान और उनकी इमारतें सिर्फ इमारत भर बच गई है? उनके भीतर के सवाल गायब हो गए हैं, क्योंकि देश भर के प्रतिनिधि एक साथ एक जगह बैठकर अगर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो देश का रास्ता आज आपको एक जगह, दो जगह, चार जगह नजर आता है, कल हर जगह नजर आने लगेगा। इन परिस्थितियों का सामना कहां किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा, स्वतः संज्ञान लेगा, जैसे ईडी ले लेता है? वो मान लेता है कि अब इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो शुरू हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे पावर दे देता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल स्वतंत्र अपराध का मामला है और इसके मातहत कोई एफआईआर करने की जरूरत नहीं। जिसके ऊपर केस किया जा रहा है उसको भी बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ भरोसे का जिक्र है, वो कर सकता है ये काम। देश चल रहा है, देश इसी रूप में डेमोक्रेसी को जी रहा है और दुनिया में पहचान भारत की सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर ही है। तो उस लोकतंत्र को समझने और टटोलने के लिए कहां जाएंगे? पार्लियामेंट के भीतर उठते सवालों में जो न्यूनतम सवाल आज तक रहे हैं उसमें खेती से जुड़ा सवाल, लोगों की भूखमरी से जुड़ा हुआ सवाल, महंगाई से जुड़ा हुआ सवाल, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सवाल और नया सवाल जीएसटी का जो जुड़ गया है, इन सवालों को लेकर पार्लियामेंट के भीतर हमेशा से बहस होती आई है। हमने कई बार आंकड़ों का जिक्र किया कि 1000 से ज़्यादा बार इस पर चर्चा हुई है। यह अलग मसला है कि चर्चा के दौरान कोरम पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन यह कभी नहीं सुना गया कि जो इस आवाज को उठाना चाहता है पार्लियामेंट के भीतर में उसको निलंबित कर दिया जाए, किसी को 4 दिन के लिए, किसी को पूरे सत्र के लिए, और उसके बाद कहा जाए कि लोकतंत्र का मंदिर यही तो हमारी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।